हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इक्विपोटेंशियल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है ना। तो जैसा नाम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। तो कोई भी चार्ज बॉडी हम लें, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पे अगर ये एक लाइन हम लेते हैं या एक सरफेस लेते हैं तो इस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू फार्मूला क्या है? 1/4πε0 Q/r। ठीक है। तो अगर R सेम है और Q सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा। इसी तरीके से तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं तो वो क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक हम सरफेस ड्रॉ कर लें और वो सरफेस के ऊपर जब डिस्टेंस सेम होगी और चार्ज की वैल्यू सेम होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ 2D प्लेन में आपको एक सर्किल टाइप का दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा सर्किल टाइप का नहीं होता है। ठीक है। और ये वास्तव में होता है एक सरफेस होता है। ठीक है ना। तो एक सरफेस होता है, तो सरफेस 3D होता है। तो इक्विपोटेंशियल कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज अ सरफेस अराउंड अ चार्ज एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है। या इसको दूसरे वर्ड में अगर आपको लिखना है तो आप बोलोगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स around a charge at which electric potential is same is called equipotential surface। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे इक्विपोटेंशियल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जब इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, यानी ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में नहीं होंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में होंगे। लेकिन जब पेपर पे हम बनाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह ही दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज तो इक्विपोटेंशियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। इसको वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या? कि V क्या होता है? कांस्टेंट। यानी हर एक पॉइंट पे एक कोई इक्विपोटेंशियल लें और इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम। यानी V क्या होता है? कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल पे, ऐसा नहीं यहां से यहां जाओगे तो भी कांस्टेंट होगा। बात समझ में है ना? एक इक्विपोटेंशियल पे क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 9 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 8 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन ये 8 वोल्ट पूरे सरफेस पे होगा। ठीक है। डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में A और B, इसके बीच में जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0। तीसरी प्रॉपर्टी, वर्क डन Q इंटू डेल्टा V होता है, तो Q इंटू 0 यानी 0। यानी अगर हम A से B तक किसी भी चार्ज बॉडी को हम लेके जाएंगे यहाँ पे तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि A से B तक जाने का मतलब कि हमको वर्क डन निकालना है। कहां से कहां तक? W A to B इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V क्या है? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। यानी इक्विपोटेंशियल के ऊपर अगर हम चार्ज का मूवमेंट कराते हैं तो हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हमारा वर्क डन 0 है तो क्या होगा? तो सिंस W 0 यानी F डॉट dl इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ Q 0 E डॉट dl इक्वल टू 0 या E डॉट dl इक्वल टू 0। यानी E और dl के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन E एंड dl इज 90 डिग्री।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डीएल है, तो इसके बीच एंगल क्या होगा, 0 होगा। यानी इक्विपोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, राइट एंगल पे, और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसे इन करेगी, राइट एंगल पे। यानी इक्विपोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, या तो इनवर्ड होगी या तो आउटवर्ड होगी। इनवर्ड कब, जब नेगेटिव चार्ज या चार्ज सिस्टम होगा। आउटवर्ड कब, जब पॉजिटिव चार्ज सिस्टम होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसका कि अगर इक्विपोटेंशियल्स बहुत क्लोजर हैं और ये है 10, 20, 30, 40, ये है 10, 20, 30, 40, तो यहां पे आप देखिए ये रीजन इतना बड़ा है और ये रीजन उतना ही बड़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन सेम पोटेंशियल डिफरेंस में इक्विपोटेंशियल्स कहां पे ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे लेस क्राउडेड है। इसका मतलब होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है ना। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस में अगर इक्विपोटेंशियल्स ज्यादा क्राउडेड हैं तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा R। ठीक है ना। अगर डेल्टा V हमारा कांस्टेंट हो गया तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर डेल्टा R कम होगा तो E की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इतने सारे प्रॉपर्टीज आपके इक्विपोटेंशियल्स के होते हैं। ठीक है ना। तो बोर्ड में ये नॉर्मल चीज आता है कि आप लोग को इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने होते हैं। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे, तो अगर प्लस चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल्स आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। माइनस चार्ज है तो भी इक्विपोटेंशियल्स ऐसे ही ड्रॉ होगा, बस इसमें फील्ड कैसे होगी, राइट एंगल और अंदर की तरफ आएगी। ठीक है। इसमें फील्ड कैसे होगी, राइट एंगल और आउटवर्ड जाएगी। ठीक है ना। अगर कोई डाइपोल सिस्टम है तो इसका आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है। और यहां से आप राइट एंगल लेके आओगे, यहां से निकालोगे राइट एंगल और यहाँ पे इंटर कराओगे राइट एंगल। ठीक है। यहां से निकालोगे राइट एंगल और इंटर कराओगे आप यहाँ पे राइट एंगल। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ही अगर दोनों प्लस चार्ज हैं तो बाहर की तरफ जाएगा प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसमें से जो निकलने वाला फील्ड होगा वो हमेशा राइट एंगल निकलेगा। ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल्स ड्रॉ करने में आपको यही ध्यान करना होता है कि जब भी आप फील्ड को वहां से निकलता हुआ या अंदर आता हुआ दिखाएं तो वो सरफेस के ऊपर राइट एंगल पे हो। यानी इसमें की पॉइंट क्या है ये देखना, राइट एंगल। ठीक है ना। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन रहता है, ये कोई इक्विपोटेंशियल है, ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड सही है, तो आप बोलोगे ये वाली सही है और ये दोनों क्या है, गलत है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट एंगल जाती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इक्विपोटेंशियल समझ में आ गया होगा। इक्विपोटेंशियल में जब वर्क डन होगा 0 तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी क्या होगा, 0। यानी अगर किसी चार्ज बॉडी को इक्विपोटेंशियल पे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये सब सप्लीमेंट्री चीजें हैं, इतना आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हो। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें याद रखोगे, क्योंकि ये ना तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती है बल्कि कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ईयर के पोटेंशियल चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि एनर्जी जो होता है वो वर्क के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्क कैसा, 3 कंडीशंस में आती है। पहली कंडीशन आती है कि Q0 को आप P पे फिक्स कर लीजिए और Q को आप इंफिनिटी से पकड़ के ले आइए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप Q0 को इंफिनिटी पे ले चले आइए और वहां से इसको P पर लेके आइए, ठीक है ना, इसको आप फिक्स कर लीजिए। तीसरी कंडीशन होती है कि आप दोनों चार्ज को इंफिनिटी से आप पकड़ के लेके आइए, ठीक है, और एक दूसरे से कितने सेपरेशन पे आप रखिए, R सेपरेशन पे रखिए। तो इन तीनों ही प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो चार्ज सिस्टम में स्टोर होगा एज ए एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in order to bring the system of charge bring charge of two system a system of two charges, ठीक है, from infinity to a particular separation r, ठीक है। एक बार ऐसे हिंदी में समझ लीजिए कि चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए इंफिनिटी से ला करके r सेपरेशन तक जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ऑर्डर टू मेक अ चार्ज सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बाय ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सेपरेशन आर। तो इस डेफिनेशन को आप लोग आराम से स्लो करके आप सुन लेंगे, उसके बाद उसको लिख लेंगे। यानी हमारा फोकस है कि कैसे हम वर्क डन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। ये इंफिनिटी से हम चार्ज बॉडी को ला रहे हैं और कहां तक ला रहे हैं, यहां तक ला रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना होता है बोलो, वर्क डन इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V। जिस चार्ज बॉडी को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, वो चार्ज बॉडी और जिस पॉइंट के बीच में हम लेके आ रहे हैं उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन, ठीक है। तो Q0, अच्छा वर्क डन कितना, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। आगे बढ़िए, Q0, V फाइनल कहां पर है, Vp, V इनिशियल कहां पर है, V इंफिनिटी, ठीक है। Q0, V इंफिनिटी, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और जब R टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा तो V इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, यानी ये 0 हो गया, यानी ये हो जाएगा Vp माइनस 0, यानी Q0 इंटू Vp। तो Vp क्या, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, बात समझ में आया ना। V इंफिनिटी क्या, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल ये क्या होगा आपका, V इंफिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, Vp, ठीक है। तो वही काम हमको करना है, W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q0 डेल्टा V का मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल कहाँ है, P पॉइंट, इंफिनिटी पॉइंट, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने रख दिया, Vp की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R, ये हो गया W, ठीक है ना। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस Q एंड Q0, क्योंकि अब ये यहां से खिसक के कहां आ गया, यहां, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय U, वेयर U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R, ठीक है। तो अब ये देखना है कि ये चार्ज सिस्टम कैसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर सपोज करिए कि ये प्लस Q0 है और ये जो आ रहा है ये भी प्लस Q0 है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको इंफिनिटी से पकड़ के ले आएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। उस कंडीशन में U क्या होगा, पॉजिटिव, यानी अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो U क्या होगा, पॉजिटिव, यानी U होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R, ठीक है। दूसरा केस, अगर ये माइनस है
और ये Q0 आपका प्लस है। अब इसको आप इंफिनिटी से आप पकड़ के लाए। अब क्या हो रहा है, ये माइनस चार्ज इस छोटे से चार्ज बॉडी को अपने आप अट्रैक्ट कर रहा है, यानी आपको काम नहीं करना पड़ रहा है। जब आप काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है ना। तो निगेटिव हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, माइनस Q इंटू Q0/R। तो यहाँ पे बस एक फंडा है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, ठीक है। अब देखो दोनों केस में देखते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है और ये भी कोई चार्ज क्या है, Q2 है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। अब क्या होगा, अब इसको लाने में क्या करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा अगेन द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जब हम काम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। यानी लाइक चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और अनलाइक चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हमारे सामने इन जनरल क्या फार्मूला बन गया, तो इन जनरल हमारे सामने फार्मूला बना पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, ठीक है। और ये है Q1, ये है Q2, ये है R, ठीक है। अगर Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव है तो U क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पहला कंडीशन। अगर Q1 इंटू Q2 अगर निगेटिव है तो U क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये आपको काम करना पड़ेगा, निगेटिव का मतलब ये आपको काम नहीं करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कौन है, हम हैं, ना कि वो चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चार्ज सिस्टम की होती है, यानी वहाँ पे सिंगल चार्ज की बात हम नहीं करते हैं, वहाँ पे मिनिमम कितने चार्ज होने चाहिए, 2, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं तो इसका एक डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज क्या है, क्योंकि इसका यूज बहुत ही ह्यूज है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझे होंगे और मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। कोई वीडियो लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है, और मैं तुरंत ही उसको नए वीडियो में कन्वर्ट करके आपके पास भेज दूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन।